हेलो बेटा, कैसे हो सब? तो हो रही है स्टडी घर पे? कर रहे हो साइड बाय साइड? सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हो? रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। जितने भी टॉपिक हम लोगों ने किए हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और एनसीईआरटी बुक से डिटेल्ड स्टडी भी डिफरेंट टॉपिक्स की साइड बाय साइड करते रहिए। इज दैट क्लियर बेटा? और एक चीज और, जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दी हुई हैं और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में भी जो कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस की, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते रहिए साइड बाय साइड और नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो साइड बाय साइड आप लोग अच्छी तरह से करते रहिए, ठीक है बेटा? तभी आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। ये टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी कि हाउ द मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरीज विद कंसंट्रेशन, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन स्पेशली। तो बेटा आज हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आज हम इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन स्टडी करेंगे, that is variation, how the molar conductivity varies with respect to concentration for strong electrolytes and weak electrolytes। तो इसमें स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे the variation of molar conductivity of strong electrolytes, means to say strong electrolytes की जो molar conductivity है वो concentration के साथ किस तरह से वेरी करती है, उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ये चीज हम आज डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट कैन बी स्टडीड इन दिस लेक्चर। सो बेटा लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो वेरिएशन होती है मोलर कंडक्टिविटी की विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, वो एक रेगुलर इंक्रीज सी रहती है, स्लाइट इंक्रीज करती है, अब्रप्ट इंक्रीज नहीं होती, ना ही बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है। जैसा कि कल हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया था हमने वेरिएशन का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आपने उस ग्राफ में देखा था कि वो एक तरह से ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन टाइप ग्राफ का, मतलब जो वेरिएशन हो रही थी वो स्मॉल वेरिएशन हो रही थी और रेगुलर वेरिएशन हो रही थी, जिसकी वजह से हमने ये डिस्कस किया था कि उसकी हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड बोलते हो, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली उस केस में। बेटा मैथमेटिकली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है इन डिवाई-हक्केल-ओसेंजर इक्वेशन। डिवाई-हक्केल-ओसेंजर इक्वेशन ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हेल्प करती है इन प्रेडिक्टिंग द मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद कंसंट्रेशन। That is, it can be given as lambda m is equal to, that is Debye-Hückel-Osanger equation can be given as lambda m. Lambda m क्या है? Molar conductivity. It can be given as lambda naught m minus a square root of concentration। ये एक तरह से रिलेशनशिप दिया गया था in Debye-Hückel-Osanger equation between the molar conductivity and molar conductivity at infinite dilution। ये एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराया था, मींस हाउ द मोलर कंडक्टिविटी वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द डाइल्यूशन, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वो किस तरह से वेरी करती है, वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें बेटा ध्यान रखना है जो ए है, दिस ए, ये जो सिंबल ए है ये कांस्टेंट होता है
और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। सिमिलरली नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है और टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे KCl, NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इनमें जो आप डिस्कस करते हो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द आयन प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, तो उस केस में आप क्या देखते हो, जैसे KCl है, KCl केस में KCl को हम 1,1 इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। 1,1 इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि KCl के केस में KCl जब ये ब्रेक करता है तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक ही पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही नेगेटिव आयन, 1 कैटायन एंड 1 एनायन, देयरफॉर इसको बोला जाता है 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड इस केस में क्या हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोलाइट को नाम दिया जाता है 1,2 इलेक्ट्रोलाइट। तो मींस टू से कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज ए है जो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मोस्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, कि वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, 1,2 इलेक्ट्रोलाइट है, 1,1 इलेक्ट्रोलाइट है, तो मींस ओवरऑल चार्ज के ऊपर वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम के बारे में आप जानते हो, ये वही है मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा नॉट एम जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, लैम्डा नॉट एम वही है क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस टू से हमने इलेक्ट्रोलाइट को इतना डाइल्यूट कर दिया है कि आफ्टर दैट देयर इज नो पर्टिकुलर चेंज, दैट इज नो पर्टिकुलर वेरिएशन टेक्स प्लेस, एक्सट्रीम कंडीशंस तक हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, यानी एक ऐसी स्टेज जिसके बाद फर्दर डाइल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, after which the further dilution is not possible, at that stage जो मोलर कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको नाम दिया जाता है लैम्डा नॉट एम और लैम्डा इनफाइनाइट एम, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको नाम दिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर बेटा? सो दिस इज Debye-Huckel-Ossandt equation which gives the relationship between molar conductivity at infinite dilution with respect to that of molar conductivity at concentration. So बेटा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन को स्टडी किया जाता है बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज को प्लॉट किया जाता है, ग्राफ किया जाता है। जैसे याद होगा हमने लास्ट वीडियो में ग्राफ ड्रॉ किया था, 2 ग्राफ ड्रॉ किए थे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वही मैंने कहा था कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन कैन बी स्टडीड बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एम अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन एक्सिस थी, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने क्या लिया था, मोलर कंडक्टिविटी। जैसे एक बार दोबारा मैं बना के दिखा देता हूं, यहाँ पे इस तरह से आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया था, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस स्क्वायर रूट ऑफ सी, क्लियर, और इस तरफ मोलर कंडक्टिविटी। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl वगैरह होते हैं, NaCl ले लो, उनके लिए जो ग्राफ बनता है, जो प्लॉट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि एक कांस्टेंट सी वेरिएशन होती है, ना ही बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है ना ही बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, ठीक। तो विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ये एक कांस्टेंट सी वेरिएशन आती है, एंड फॉर फाइंडिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मींस when concentration approaches to zero, when concentration approaches to zero, उस समय की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसको आप बोलते हो, उसको हम ग्राफिकली फिर क्या करते हैं, इसको ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर देते हैं ऐसे। तो ये वाली जो आपकी वैल्यू आती है इसको बोलते हैं लैम्डा नॉट एम। ये जो हमने लास्ट वीडियो में ग्राफिकली डिस्कस किया था ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो लैम्डा के रूट ऑफ द कंसंट्रेशन दैट इज रूट सी के साथ इसको आपने ड्रॉ किया है, और यहां से क्या नोट करना है,
कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ये, इसलिए वजह से जो इंटरसेप्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। ये इंटरसेप्ट हो गई आपकी इसकी इंटरसेप्ट, और जो स्लोप होगी इस ग्राफ की दैट इज स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ए फ्रॉम डिवाई-हक्कल और सेंजर इक्वेशन को जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है इंटरसेप्ट लैम्डा नॉट एम, दैट इज जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपकी इंटरसेप्ट होगी, और जो स्लोप होगी दैट विल बी नेगेटिव ऑफ ए। इज दैट क्लियर बेटा? दिस इज हाउ द मोलर कंडक्टिविटी वेरीज with respect to that of concentration and which was discussed by the किसके द्वारा डिस्कस किया था? डिवाई-हक्कल और सेंजर इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो इस तरह से डिवाई-हक्कल ने डिस्कस किया था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वेरिएशन होती है, मोलर कंडक्टिविटी की जो वेरिएशन होती है वो लार्ज वेरिएशन होती है पहली बात। दूसरी बात वो कांस्टेंट नहीं रहती। When the concentration of the electrolyte approaches to zero, there is abrupt change. There is steep rise in the molar conductivity of the electrolyte. Is that clear? इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो भी हमने ग्राफिकली डिस्कस किया था, कैसे कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा था, वो कल हमने डिस्कस किया था यस्टरडे लास्ट जो वीडियो आप लोगों ने देखा था उसमें देखा होगा आप लोगों ने, वो वेरिएशन कुछ इस तरह से होती है लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो पहले तो सिमिलर जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है वैसे तो इनिशियली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वेरी करती है जैसे जैसे कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने लगती है उसी समय जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं अब्रप्ट राइज, स्टीप राइज। इस तरह से ये इस तरह का ग्राफ बनता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक एसिड ले लिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड के ले लिया CH3COOH, इस तरह से। तो इस जिसकी वजह से हम इसको एक्सट्रापोलेट करके जो आपकी लैम्डा नॉट एम की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोलर कंडक्टिविटी एक्सिस को कहीं पे भी टच ही नहीं करेगी लाइन, अगर हम जितना मर्जी एक्सट्रापोलेट कर दें उसको वो टच ही नहीं करेगी। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूशन, दैट इज विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इसको रिमूव आउट किया गया था बाय कोराश। कोराश साइंटिस्ट थे एक जिन्होंने स्टडी किया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो वो हम अब डिस्कस करेंगे, दैट इज कोराश लॉ। किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, for weak electrolytes। इसको दिया गया था किसके द्वारा? कोराश, एक साइंटिस्ट थे कोराश, KOHLRAUSCH। कोराश लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ था बेटा, बड़ी सिंपल सी जस्टिफिकेशन थी कोराश के द्वारा। इन्होंने डिफरेंट मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को डिस्कस किया और वहां से एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन की। वो क्या थी कि ये मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसी पर्टिकुलर एक आयन की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। दैट इज नॉट इक्वल टू द molar conductivity offered by a molar conductivity produced by a single particular type of ion present in the electrolytic solution, but it is the sum of the molar conductivities at infinite dilution of each ion present in the electrolytic solution। means to say एक electrolytic solution में चाहे वो strong है या weak है,
उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर, that will be the sum of the molar conductivities of each ion present in the solution at infinite dilution। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, आप लिख भी सकते हो इसको। It can be defined as the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of the anion and cation of the electrolyte। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है हैविंग AXBY फॉर्मूला, ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, आइदर स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी है, व्हाटएवर। तो अकॉर्डिंग टू कोहराश लॉ क्या बोलता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट इज इसके लिए जो लैम्डा नॉट m होगी, दैट विल बी इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन किस तरह से होनी है, x मोल्स ऑफ A y पॉजिटिव प्लस y मोल्स ऑफ B x नेगेटिव, इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। तो जो लैम्डा नॉट m होगी, लैम्डा नॉट m ऑफ AXBY according to Kohlrausch's law, according to Kohlrausch's law, जो lambda naught m होगा of AXBY, it can be given as lambda naught m of A y positive ions into x, stoichiometric coefficient जो होगा आपका, plus y into lambda naught m of B x negative ions। This is the Kohlrausch's law। ये आपका कोहराश लॉ था, ठीक है बेटा। That is molar conductivity at infinite dilution for any particular electrolyte is given by the sum of the molar conductivities at infinite dilution of each ion present in the solution, present in the electrolytic solution after infinite dilution। Is that clear बेटा? This was Kohlrausch's law। For example जैसे NaCl है, मान लो ये लैम्डा नोट m हमने फाइंड आउट करना है NaCl के लिए, तो अकॉर्डिंग टू Kohlrausch's law क्या बोलेगा, Kohlrausch's law क्या बोलता है यहाँ पे कि जो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी, that will be the sum of the molar conductivities of sodium ion and chloride ion present in the solution, that is lambda naught m of Na positive ions plus lambda naught m of Cl negative ions। This is how the molar conductivity of electrolytic solutions can be obtained। So in case of strong electrolytes, he said it is very easy to determine the molar conductivity because क्या कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इमीडिएटली क्या कर जाता है, डिसोशिएट कर जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस में। तो अपॉन डाइल्यूशन के बाद जो भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से वो वैल्यू फिक्स रहती है, मींस टू से जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स it is not possible to determine the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes directly like that of strong electrolyte। मतलब हम strong electrolytes की तरह weak electrolytes की molar conductivity at infinite dilution find out नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड प्रोवाइड करवाया गया था, कहते हैं कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बट by coupling that particular weak electrolyte with that of the strong electrolytes whose molar conductivity is at infinite dilution, that is whose limiting molar conductivities are known to us। सिंपली क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको कपल कर देना है। कपल किसके साथ करना है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जिनमें वो कॉमन आयंस प्रेजेंट हो जो हमें चाहिए, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रेजेंट है, ताकि जब हम उनको इक्वेट करें तो हमारे पास वही इक्वेशन बन जाए कोहराश लॉ के अकॉर्डिंगली
जो जो वो पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है आफ्टर डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। मतलब वही आयंस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाए जो आयंस वो पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से उन्होंने एक अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करवाया था। वो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या है, जिसको आप इथेनॉइक एसिड बोलते हो, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस इसकी जो आप कह सकते हो आयनाइजेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल होती है। क्या होती है? पार्शियल। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, आप फाइंड आउट करना चाहते हो लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH, इसकी आप फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो हमें पता है कि CH3COOH जब आयनाइज होता है तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है बिटवीन एसीटेट आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस। इस तरह से मतलब कहने का ये है कि जब हम इसकी लैम्डा नॉट m फाइंड आउट करना चाहते हैं, लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH ये किसके इक्वल आएगी? इट विल बी लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस दैट इज एसीटेट आयंस प्लस दैट ऑफ H पॉजिटिव आयंस अकॉर्डिंग टू क्रॉशेस लॉ। बट एक्चुअली होता क्या है, ये नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ये वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग ऑन डाइल्यूशन के साथ साथ ये वेरी करते रहते हैं, दे डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो वैल्यू आल्सो डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज लाइक सोडियम एसीटेट। इसी का सॉल्ट लेंगे, एसिटिक एसिड का ही, मतलब वीक एसिड का सॉल्ट लेकर चलेंगे। कोई भी वीक एसिड है उसी का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेकर चलेंगे। जैसे इसके लिए इसमें हम क्या लेंगे, सोडियम एसीटेट CH3COONA। क्लियर बेटा? इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये, तो इसकी जो डिसोसिएशन होगी दैट कैन बी गिवन एज CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो जब इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट एडिशन के ऊपर फाइंड आउट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्रॉशेस लॉ क्या होगा, लैम्डा नॉट m of this one will equal to lambda naught of acetate ions plus lambda naught of Na positive ions। यही हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसीटेट आयंस प्लस H पॉजिटिव। अब इसके साथ दूसरे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कपल करने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये ले लिया। इसके बाद और कौन से ले सकते हैं जिनकी हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन नोन है? कौन से लेंगे? वो चॉइस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगी वो डिपेंड करेगी इन इक्वेशंस के ऊपर कि जो यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब हम इनको मैथमेटिकली इक्वेट करें तो जो एक्स्ट्रा आयंस है जो हमें नहीं चाहिए वो कैंसिल आउट हो जाए उस केस में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो ए हो गई एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव हो गया। एसीटेट आयन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे Na पॉजिटिव हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव। तो हम क्या लेंगे, दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लेंगे जहां पे H पॉजिटिव हो और Na पॉजिटिव रिलीज हो, ठीक है जी। तो वो कौन से लेंगे, वो हम ले सकते हैं, एक तो ले लेंगे NaCl और दूसरा ले लेंगे HCl। NaCl एंड HCl जब हम बात करेंगे लैम्डा नॉट NaCl की, it can be given as lambda naught m of Na positive plus lambda naught m of Cl negative। ये आ गया। आप इसको इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे दो, ये आपकी नंबर 3 हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से और एक ले लेंगे lambda naught m of HCl, अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से क्या बन जाएगा, lambda naught m of H positive plus lambda naught m of Cl नेगेटिव। इस इक्वेशन को दे दो नंबर 4। अब आप इन चारों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे। आपके पास क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंट होती हैं। दे कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड, दे आर कांस्टेंट। तो इसकी भी आपके पास गिवन होगी, ठीक है, NaCl की भी गिवन होगी और HCl की भी गिवन होगी।
इन तीनों क्वेश्चंस को 2, 3 एंड 4 को इक्वेट करेंगे। आफ्टर इस तरह से इक्वेट करेंगे कि आफ्टर इक्वेटिंग हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए, दैट इज लैम्डा नॉट m CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ये वाला रिजल्ट आ जाए। तो कैसे करेंगे, हमें चाहिए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, बाकी कोई टर्म नहीं चाहिए, Na पॉजिटिव नहीं चाहिए, ना ही Cl नेगेटिव चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे आपस में, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 प्लस 4 माइनस 3 करेंगे, दैट इज हो गया। नोट कर लेना इसको अच्छी तरह से, बाय इक्वेटिंग इक्वेट करना है एज, क्या बोला था आपको, 2 को ऐड करना है 4 में, 2 प्लस 4 माइनस इक्वेशन 3 करनी है। क्योंकि आपको सोडियम एसिटेट की वैल्यू भी पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl की वैल्यू भी पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl की वैल्यू भी पता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब इनको आप इक्वेट करोगे इस तरह से 2 प्लस 4 माइनस 3, तो अल्टीमेटली हमारे पास एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। कैसे, जब इक्वेट करो तो लैम्डा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन थी आपकी लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Na पॉजिटिव, इक्वेशन 2 प्लस 4 प्लस इक्वेशन 4, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हो अलग शो करने के लिए, ये हम लग ले, प्लस 4 इक्वेशन ये आ गई आपकी लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव। सेकंड इक्वेशन माइनस 3, जो थर्ड इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव। होगी तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। ये कैसे, ये पूरी इक्वेशन किसके बनेगी, ये क्वेश्चन इस तरह से बन गई, यानी आपने क्या किया, लैम्डा नॉट m सोडियम एसिटेट और लैम्डा नॉट m ऑफ HCl, इन दोनों को ऐड किया आपस में और सब्ट्रैक्ट कर दिया लैम्डा नॉट किसको, NaCl को। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, दिस इंप्लाइज, जब इसमें आप इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, ये लैम्डा नॉट M पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर ये Cl नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास यही दो वैल्यू बचेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। यानी आप, अगर मैं इसको ओवरऑल इक्वेट करके लिखूं तो आप कैसे लिखोगे इसको, लैम्डा नॉट m Cl3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ Na पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव। जब आप इस चीज को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, फिर वेट कर दीजिए, ये Na पॉजिटिव प्लस माइनस ये Na दोनों कैंसिल हो गए, ये Cl नेगेटिव माइनस ये Cl नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास, इट विल प्रोवाइड यू द लैम्डा नॉट m एसिटेट आयंस प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव आयंस। आगे आपके पास वही जो चीज हमें चाहिए थी, दैट इज ये चीज जो है, ये इक्वेशन जब हम इस तरह से इक्वेट करेंगे CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट m HCl माइनस लैम्डा नॉट m NaCl को इक्वेट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट m ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू
लैम्डा नॉट m HCl NaCl, it is equal to lambda naught m of मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर किसके लिए बन गई ये? एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है बेटा, तो this is how we can determine the limiting molar conductivity for any weak electrolyte. Is that clear? किसी भी weak electrolyte के लिए by the use of limiting molar conductivities of strong electrolytes we can easily find the value of limiting molar conductivity for any type of weak electrolyte. Clear beta? So this is how mathematically as well as theoretically the molar conductivities of electrolytic solutions of different types of electrolytes varies with respect to concentration. तो आपने बेटा ये दोनों चीजें मतलब थ्योरेटिकली भी और इनके न्यूमेरिकल्स भी इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिसाइज कर लेना है, क्योंकि कोहराशिस लॉ का न्यूमेरिकल भी पेपर में आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये आता होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के फाइनल एग्जाम्स में अगर बात करें तो कई बार कोहराशिस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल 2 और 3 मार्क्स में आया हुआ है। इज दैट क्लियर बेटा? इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, डीप स्टडी कर लेनी है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपकी एनसीईआरटी बुक में अच्छी तरह से दी हुई है, वहां से इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके पढ़ लेना है। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर बेटा? दिस इज कोहराशिस लॉ एंड हेंस ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ molar conductivity, limiting molar conductivity or molar conductivity with respect to concentration. Is that clear बेटा? So ठीक है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिसाइज कर लेना है। ओके, थैंक यू।